जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पर एनसीईआरटी की इस श्रृंखला में। हम 8th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी कर रहे हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस या अन्य जहां भी एनसीईआरटी की आवश्यकता होती है वहां के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 6th और 7th क्लास की एनसीईआरटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आज 8th क्लास का 8th चैप्टर महिलाएं, जाति एवं सुधार हमें पढ़ने हैं। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है यह। और आप जानते हैं हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वह भी बताते रहते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या वाला जो क्वेश्चन होता है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो मैं जो ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ वही आपका शॉर्ट नोट्स हो जाता है और आप उसी को अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है आपके लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, वह समस्या ख़त्म हो जाएगी। मैं जब स्टार्ट कर रहा था प्रिपरेशन तो मेरे साथ ये समस्या घटित हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अब पढ़ाया जाए तो एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जाए। जियोग्राफी भी चल रही है, पीवाईक्यू चल रहे हैं, आप सब का लाभ उठा सकते हैं एक बार चैनल पर विजिट करके। चलिए शुरू करते हैं 8th चैप्टर महिलाएं, जात एवं सुधार। क्या आपने कभी सोचा है कि 2 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। यानी इसका मतलब है पहले लड़कियां स्कूल नहीं जाती थीं और कई स्कूल ऐसे थे जहां लड़कियां अलग पढ़ती थीं, लड़के अलग पढ़ते थे। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं, विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते हैं। किनको? जो गरीब महिलाएं हैं या गरीब पुरुष भी हैं। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती हैं। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर आपको दे दूँ, अगर आज मेरे मुंह से कुछ ऐसी बातें इस चैप्टर में निकल जाएं जो आपको अच्छी ना लगे तो माफ़ करिएगा, क्योंकि जब पढ़ाते हैं तो सत्य बोलना आवश्यक होता है। और हो सकता है ये ऐसा चैप्टर है जहाँ कुछ ऐसा मुंह से निकल जाए कि आपको लगे कि कैसे बोल दिया। लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो लगेगा यस, बोला तो सही है। क्योंकि जब आप यूपीएससी के फील्ड में आते हैं तो आप अपने जो परंपरागत चीज़ें हैं ना दिमाग में भरी हुई, उनको बाहर छोड़ कर आते हैं। हमें यहाँ तर्क के साथ जीवन जीना होता है, हमें इमोशनली नहीं रहना पड़ता। इसीलिए आपका मेंस में 4th नंबर जीएस जो है वह एथिक्स, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, उन सब का चैप्टर लगा हुआ है, जिसको आप एथिक्स कहते हैं जनरली। तो आप जब भी पढ़ें यूपीएससी के लिए तो थोड़ा सा तर्क के साथ पढ़ें, ठीक है। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। ये वर्ड ध्यान रखिएगा। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। सीमित लिखा है, ये नहीं लिखा है कि संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार नहीं थे। नहीं वर्ड का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। बहुत सीमित थे वर्ड यूज किया गया है। आप ऐसे ही जब भी एनसीईआरटी पढ़ें या कोई भी बुक पढ़ें या न्यूज़पेपर पढ़ें, आपको वर्ड्स पे फोकस करना है कि क्या लिखा गया है। क्योंकि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं। वहाँ एक एक शब्द का मतलब होता है। आप देखो कोई भी नेता बड़ा या कोई बड़ा व्यक्ति बोलता है तो एक एक शब्द को तौल कर बोलता है, क्योंकि एक शब्द आपके मुंह से निकला गलत और आपको घेर लिया जाएगा। फिर आप देते रहिए सफाई। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में
लोगों का विश्वास था कि औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज्यादातर इलाकों में जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता है। फिर काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थीं या ऐसे काम धंधे करती थीं जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, श्रवण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। कई बार हो सकता है आपके विचार और हमारे विचार में मतभिन्नता हो, तो आप ये समझिएगा कि व्यक्तियों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, मत अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है जो आपके ही विचार हों वो मेरे भी विचार हों। सामने वाले के विचारों का भी आदर करना चाहिए और अपने विचारों को थोपना नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यह भी जान गए होंगे कि ये जो चैप्टर है ये सिर्फ इतिहास में काम नहीं आएगा। ये आपका समाज नाम का एक टॉपिक है, सोशल जस्टिस नाम का एक टॉपिक है, वहाँ भी आप इसका लाभ ले सकते हैं चैप्टर का। और एथिक्स एस्से में तो आएगा ही, इंटरव्यू में तो होगा ही काम। ठीक है। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। परिवर्तन कहाँ से शुरू हुआ? 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। कब से? 19वीं सदी की शुरुआत से। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तिकाएं छप रही थीं। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थीं, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके होंगे, प्लेलिस्ट बनी है, अगर नहीं देखा तो आप देखिए जाकर। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे, अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों, कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती है। तो ये ध्यान रखिएगा, पुरुषों के बीच तो होती ही थी, कभी कभी महिलाओं के बीच भी होती थी। यानी एक्सट्रीम, मतलब एकदम से नहीं, यहाँ भी नहीं बोला गया है कि महिलाएं चर्चा ही नहीं करती थी, और एकदम एक्सट्रीम शब्द यहाँ भी यूज नहीं किया गया, नहीं नहीं बोला गया है। यहाँ भी सीमित बात बोली गई है, और यहाँ भी कहा गया है कभी कभी महिलाएं भी चर्चा करती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। एक बहुत फेमस नाम जिस पे यूपीएससी में क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर मैं बोलूँ तो इस बार 2025 में क्वेश्चन इस चैप्टर से देखें अगर, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दो क्वेश्चन आए थे। एक राजा राम मोहन राय जी पर ही आया था और दूसरा एक और आया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पर्सनालिटी के तौर पर भी और समाज सुधार के तौर पर भी। राजा राम मोहन राय इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज या ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, इसे बाद में ब्रह्मो सभा, देखो दोनों एक ही नाम है, ब्रह्मो सभा पहले था, बाद में ब्रह्मो समाज कह दिया गया। अन्य जगह पर आप ब्रह्म समाज देखेंगे। ठीक है, चाहे ब्रह्म हो चाहे ब्रह्मो हो, बात एक ही है। चाहे सभा हो चाहे समाज हो, बात एक ही है। ठीक है। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि यह
इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। मिरातुल अखबार लिखा है और बहुत कुछ लिखा है राजा राम मोहन राय जी ने। 10 मिनट की जो सीरीज है उसमें मैं ऐसे ही पर्सनालिटी के बारे में पूरा 10 मिनट में सोचूंगा कि पढ़ाना शुरू कर दूँ। ठीक है। राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। तो यहीं से एक स्टेटमेंट आ गया था। ठीक है। उन्होंने इस बारे में लिखा है किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी। उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। विधवाओं के बारे में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण इन्हीं की वजह से सती प्रथा जो है वह 1829 में कानून बनता है। यहाँ पर लिखा भी है 1829 में पाबंदी लगाई जाती है। ठीक है। सबसे बड़ी जो विशेषता थी वह यही थी। राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राम राम मोहन राय संस्कृत, फारसी, अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे। इसलिए मुझे लगता है कि मैं तभी कहता हूँ कि आपको दो भाषाएं नहीं समझ में आती, हिंदी और इंग्लिश या तमिल मलयालम कोई भी। और ये लोग देखो राजा राम मोहन राय जी हो गए या अन्य ऐसे कई लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा भाषाएं आती थी, चार चार पाँच पाँच भाषाओं का ज्ञान रखते थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई। यानी इन्होंने ग्रंथ निकाल कर लाए और कहा दिखाओ भाई कोई ग्रंथ ऐसा जिसमें ऐसा कहा गया हो। तो किसी ग्रंथ में हमारे ऐसा नहीं कहा गया। कई बार क्या होता है ना, चीज़ें चलती रहती हैं और फिर वो बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। धीरे धीरे बिगड़ती हैं और वो कुछ और ही रूप ले लेती हैं। जैसे कहा भी जाता है हमारे यहाँ की एक बात कहूँ किसी से, ठीक है, तो वह कुछ और लगा के कुछ और लगा के कुछ और लगा के कुछ और ही उस बात का अर्थ बना देगा। ठीक है। तो सती प्रथा भी वही है, कहीं नहीं लिखा है कोई ग्रंथ में, कहीं किसी चीज़ में नहीं लिखा। किसी ने शुरू कर दी होगी, वो शुरू हो गई, या किसी ने मतलब अब कैसे शुरू आदमी सोच सकता है। इतिहास पढ़ते समय आपको इमेजिन करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि क्या हुआ होगा। ठीक है। ये भी जिसने कहा है किसी ने लिखा ही होगा इतिहास ना, उसने अपनी बुद्धि से लिखा, अपने विवेक से लिखा, कुछ सोर्सेस से लिखा। आप अपनी बुद्धि लगाकर ये सोच सकते हैं कि ये सती प्रथा शुरू कब हुई होगी, क्यों शुरू हुई होगी। ग्रंथों में कहीं नहीं है, मौर्य काल में भी कहीं ऐसा जिक्र नहीं मिलता है। गुप्त काल में भी हर्षवर्धन के समय हमें नहीं ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं साक्ष्य, कहाँ से कहानी शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इस पर थिंकिंग थोड़ी आवश्यक है। जैसा कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। हमने पिछले भी चैप्टर में देखा था, जेम्स मिल थे और विलियम जोन्स थे। कौन किधर था, कौन तारीफ करता था, कौन बुराई करता था, सब कुछ देखा हमने। वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। सती प्रथा पर 1829 में पाबंदी लगाई जाती है। आप बताइए 1829 में कौन यहाँ का, भारत का या बंगाल का गवर्नर जनरल था। राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति बनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। ऐसा माना जाता है प्रथम भारतीय सुधारक थे। ठीक है। पहला व्यक्ति, अगर आपको भी देखो इस चैप्टर में हमने पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले राजा राम मोहन राय जी के बारे में आया। तो ये पहले सुधारक माने जाते हैं, पहले इंसान माने जाते हैं जिन्होंने सुधार, चाहे वह सती प्रथा से रिलेटेड हो चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे। अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। ठीक है। ऐसे ये कुंडों पर झूलने का त्योहार है, ये भी कहा जाता है कि अजीब है। मैं तो पढ़ूंगा भी नहीं, आप इसको पढ़िएगा। ठीक है। अजीब है, मतलब पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। ये भी सती प्रथा के बारे में कहा गया है कि कैसे कोई भागना चाहता था तो उसे, मतलब बहुत भयानक चीज़ थी। आप चाहें तो इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा।
मैं तो नहीं पढ़ सकता बार बार, बहुत विकट परिस्थिति, मतलब सच में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो याद रखना है 1875 में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की। आर्य समाज की स्थापना क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ब्रह्म समाज या ब्रह्मो समाज या ब्रह्म सभा राजा राम मोहन राय जी से संबंधित थी। आर्य समाज आप आजकल देखते भी होंगे, जो विद्यालय हैं आर्य समाज के, एंग्लो वैदिक विद्यालय, वह इन्हीं के आर्य समाज के द्वारा शुरुआत हुई थी उनकी। तो आर्य समाज इनकी है, बाद को आई। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी की थी, पहले आई थी। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर बंगाल में थे। महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत काम किया। ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम जैसे ही आपके सामने छाए, आप समझ जाइएगा इन्होंने लड़कियों के लिए शिक्षा के नाम पर बहुत किया। अगर आपको तुक्का मारना है तो लड़कियों की शिक्षा पर सबसे ज्यादा किस व्यक्ति ने ध्यान दिया है, भारतीय समाज सुधारक इतने पढ़ेंगे आप, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसमें नंबर 1 पर आएंगे, ठीक। ज्योतिबा राव फूले भी आएंगे, लेकिन अगर मतलब इधर की तरफ देखें, बंगाल की तरफ, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर नंबर 1 पे आते हैं और ज्योतिबा फूले जी महाराष्ट्र में थे। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। तो सती प्रथा किसकी सुझाव से आया था? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। विधवा विवाह किसके समर्थन से आया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा। सीधे सीधे यही स्टेटमेंट बनाता है तो हम फंस जाते हैं, हम सही से पढ़ते नहीं है। अब देखो यहाँ मैंने टाइम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे फंसाएगा क्वेश्चन। दो चीजें मिल गई, एक आर्य समाज ब्रह्म समाज और दूसरा विधवा विवाह और सती प्रथा, ठीक है। आप ये जिस समय हुआ उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल या भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये भी आप पता कर लेंगे तो बस हो गया काम, इतना ही तो पता करना है। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया, यहाँ तक कि उनका बहिष्कार तक कर दिया। चीजें परिवर्तित होती है तो कुछ लोगों को उतना जल्दी समझ में नहीं आता, इसीलिए कुछ लोग विरोध भी करते थे इन लोगों का, समाज सुधारकों का। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरे शलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, वीरे शलिंगम पंतुलु। ये कहाँ थे? ये तेलुगु यानी तेलंगाना की तरफ थे, ठीक है। इन्होंने भी विधवा विवाह के लिए बहुत बढ़िया काम किया। लगभग उसी समय बंबई में भी युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। मतलब इन 3 लोगों के नाम याद रखिएगा जिन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। कौन कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वीरे सलिंगम पंतुलु और स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं का समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते थे। अब आते हैं, ये हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपने बचपन में कहानी भी पढ़ी होगी इनकी, हमने तो पढ़ी थी, किस क्लास में थी ये नहीं पता, लेकिन हाँ थी। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों का सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद के खुद ही पढ़ना लिखना सीख लिया। क्या आपको याद है पिछले साल सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने रास सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीख लिया था।
इनका भी नाम याद रखिएगा, रास सुंदरी देवी। लड़कियों को तो स्पेशली नाम याद रखने चाहिए ऐसे लोगों के, क्योंकि ये लोग तब पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही थी जब उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, जब वो खुद ही, जैसे आप लोग कहते हो ना कि खुद से कैसे होगा, तो ये लोग देखो ना कि खुद से ही तो किया। राजा राम मोहन राय जी इतनी भाषाओं का ज्ञान रखते थे, कैसे रखते थे? कहीं पढ़ने गए थे? नहीं। अपने अंदर अगर जज्बा होना तो सब कुछ ढूंढे मिल जाता है, सब कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, एक वीडियो आने वाला है आज 10 बजे कि आगे 2026 वाले कैसे तैयारी करें, कब क्या पढ़ें। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप देखिएगा 10 बजे। इसके बाद 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। 3 लोगों के नाम याद रखिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी कहाँ थे? बंगाल में। ज्योतिराव फूले कहाँ थे? मुंबई, महाराष्ट्र में। और दयानंद सरस्वती कहाँ थे, या आर्य समाज ज़्यादा कहाँ था? पंजाब में। लाला लाजपत राय जी आर्य समाज से थे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगीं। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थीं। इस स्थिति को देखते हुए एक और नाम आया, मुमताज अली। जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हो गया। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। ठीक है, ये एक हिंदू विद्यालय की छात्राएं यानी 1875 में खुला था, ये पढ़ रही हैं, आप देखेंगे। कई बार ऐसा भी है कि छोड़िए, कोई केस वेस कर देगा तो हम अभी शुरू कर नहीं पाए, खत्म पहले हो जाएंगे। खैर, महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। यानी अभी आज तक आपने देखा कि महिलाओं की बात कौन उठा रहा था? पुरुष उठा रहे थे। अब महिलाएं भी आगे आने लगी। कुछ महिलाएं जैसे मुमताज अली हो गई, राज सुंदरी देवी जी हो गई, खुद से ही पढ़ना सीख लिया और फिर दूसरों को पढ़ाने शुरू किया। ठीक है, तो 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। इसको पढ़ाते पढ़ाते करंट अफेयर्स का एक वाकया याद आ गया। काव्या नाम की एक 17 साल की लड़की है, काव्या ही नाम है शायद। ठीक है, काव्या कार्तिकेयन शायद नाम है। वह सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां जो हैं, सभी महाद्वीपों की, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, सभी महाद्वीपों पर जाकर भारत का झंडा फहराने वाली पहली लड़की बन गई है, मात्र 17 ईयर्स में। हम 21 साल 20 साल, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 17 से तो ऊपर ही होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ 18 से ऊपर ही होंगे, 20 साल के लगभग होंगे। आप ये सोच रहे हो कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हिस्ट्री कहाँ से करूँ, यूट्यूब पे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा सर मैं टाइम टेबल कैसे बनाऊँ। और ये लड़की जो है वह क्या कर चुकी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप अपने जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, खुद को महत्वपूर्ण मानकर खुद सोचिए कि मुझे क्या करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना। दूसरों पर निर्भर उतना मत रहिए। ठीक है, खुद की क्षमताएं विकसित करिए। आपको निर्णय लेने पड़ेंगे डीएम बनने में। आप डीएम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनालिटी वैसे डेवलप करिए। ठीक है, बाकी टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन करके कुछ भी पूछ सकते हैं। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। एक और नाम, बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी। ये पर्सनालिटी पे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं नाम बोल रहा हूँ कि अगर आपको नाम भी याद रहेगा कि हाँ कुछ महिलाओं की शिक्षा वाले में पढ़ा था इनका नाम, तो आप लिख टिक कर ले जाएंगे। आप जब पढ़ेंगे मेंस में तब भी इनका नाम यूज कर सकते हैं। जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले, वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। मानना था प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। आप सोचते होंगे इससे में इतना सब कैसे लिखा जाता है, तो यहीं से मटेरियल इकट्ठा करो। अगर महिलाओं पे कोई इससे आ गया तो आप ये सब यूज करो। ठीक है, 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी।
उनमें से कुछ चिकित्सक, कुछ शिक्षिका बन गई, बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित करने लगे। पूना में घर में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। अब यही किताब पूछ दी जाएगी किसके द्वारा लिखी गई, और आप वहां पर कथक और भरतनाट्यम दोनों साथ साथ करने लगेंगे। ठीक है। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाएं ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे अपनी रोजी रोटी चला सके। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? संस्कृत की महान विद्वान, ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखने वाली, पूना में एक विधवा गृह की स्थापना करने वाली वह महिला कौन थी? नीचे 4 ऑप्शन होंगे, आपको टिक करना पड़ेगा। पंडिता रमाबाई जी के बारे में ऐसी बात हो रही है। ठीक है। अगर आपको लगता नहीं आएगा, पीवाईक्यू में करा रहा हूँ, आप देखो जाके ऐसा क्वेश्चन। ज्योग्राफी में बहुत कुछ ऊपर दे दिया है। ये जलवायु कौन सी है, नीचे 4 पॉइंट लिखे हैं, आपको बताना है भूमध्य रेखीय जलवायु है या भूमध्य सागरीय जलवायु है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। इसको पढ़कर आपको कुछ वर्तमान की चीज़ें याद आ रही होंगी। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजे को लेकर चिंतित थे। अगर याद आ रहा है तो आप कमेंट करके कुछ न कुछ अच्छा लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले, महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया। प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी और कब बनी थी? आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। मतलब महिलाएं इस बात के लिए शुरू हो गई थी लड़ना कि भाई हमें भी अधिकार दो। तो इन्होंने कहा आपको अधिकार मिलेंगे, अभी हम आपस में ना लड़कर अंग्रेजों को भगा देते हैं, और हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश पहला ऐसा देश जो आज़ादी मिलते ही पुरुषों और महिलाओं, अमीर और गरीब सबको एक समान मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दिया। फ्रांस हो, बहुत दिन बाद महिलाओं को अधिकार मिले। अमेरिका हो, बहुत दिन बाद अधिकार मिले महिलाओं को। हमारे यहाँ एक साथ सबको अधिकार मिले, ये गर्व की बात है। ठीक है। तो ये पुस्तक के बारे में यहाँ लिखा है, स्त्री पुरुष तुलना, ये मैंने बता ही दिया, आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाल विवाह के विरुद्ध कानून, ये फोटो किसकी है आप पहचानते होंगे। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसे स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। सती प्रथा भी 1929 में आया था, नहीं 1829 में आया था। और बाल विवाह कब आया? 1929 में। दोनों याद रखिएगा डेट। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। क्यों? क्योंकि अब 1929 तक आ गए थे, आदमी बहुत आगे आ गया था, अब समझ रहा था कि हाँ थोड़ा सा परिवर्तन आवश्यक है।
इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 व 18 साल कर दी गई। तो ये लाइन याद रखिएगा, कब की गई? 1929। 8 साल की तुलना, ये भगवान, मतलब पीड़ा होती है भाई, करते हैं। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। लेकिन आज मैंने अभी करंट अफेयर्स में एक नया सर्वे सुना था कि अब 20% नहीं है, हमारे यहाँ और कम हो गया है। बांग्लादेश में भी 50% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से कम में हो जाती है। 50% से ज़्यादा बांग्लादेश में। पाकिस्तान भी सुधर गया है, पाकिस्तान में भी कम हो गया है प्रतिशत। हमारे यहाँ भी 20% से बहुत ज़्यादा कम हो गया, अभी बहुत कम बचा है, शायद 5-6% उसमें था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन हाँ कम हुआ है। जैसे जैसे व्यक्ति पढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे चीज़ें सुधरती जाएंगी, पढ़ना आवश्यक है। अब आते हैं जाति और समाज सुधार। वहीं तक हमने महिलाओं की दशा देखी थी, अब जाति पे अब आता है। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। जैसे राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। कब किया गया? 1840 में, बंबई में। अभी हम पढ़ के आए थे आर्य समाज। आर्य समाज का गठन कब किया गया था? आप समझ रहे होंगे मैं डेट क्यों बताता हूँ। ब्रह्म समाज का गठन कब किया गया था और परमहंस मंडली का गठन कब किया गया? यही तीनों दे देगा और कहेगा क्रम में लगा दो। तो ये परमहंस मंडली 1840, यानी ये दूसरे नंबर पे रहेंगी। आर्य समाज 1865 था, तीसरे नंबर पे रहेगा, और ब्रह्म समाज 1 नंबर पे रहेगा। आर्य समाज देख लेते हैं, आर्य समाज 1865 ही था क्या? देखो मैंने भी गलत कर दिया, 1875 था। ठीक है, कैसे याद रखोगे? कांग्रेस के बनने से 10 साल पहले, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 10 साल पहले। अब लिंक कोई भी आप लगा सकते हो जिससे आपको याद रहे। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों बंधनों से निजात पा सकें। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चे के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखाने लग रहे थे, नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। अध्याय 6 में आप शहरों के विस्तार के बारे में पढ़े थे, आपने पढ़ा था कैसे कैसे शहर विस्तारित हुए। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था, शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुली, खुदाई करने वाले, बोझ ढोने वाले, रिक्शा, सफाई का, मतलब जितने आपको दिखते हैं वह सब जरूरी हो गए थे, क्योंकि शहर बन रहे थे। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागवानों में काम करने भी चले गए थे। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबी, निचली जातियों के लोगों को या गांव में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। आप जहाज देख सकते हैं, ये मॉरिशस जा रहा है भारतीय मजदूरों को लेकर। अब देखो यहाँ वही लिखा है, जूते कौन बना सकता है? तो मदिगा समुदाय, मदिगा समुदाय के लोग थे जो जूते बनाते थे। ऐसे ही हम पिछले चैप्टर्स में एक और समुदाय देखा थे, अगरिया समुदाय। अगरिया समुदाय क्यों फेमस था बताइए? मैं बता रहा हूँ ना बार बार कि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, एक तरफ समुदाय दे देंगे, दूसरी तरफ दे देंगे वह किस काम के लिए प्रसिद्ध थे, और आपको पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कितने सही सुमेलित हैं।
आप फंस जाएंगे, क्योंकि अगरिया वहाँ पढ़ा था, मदिगा यहाँ पढ़ा है, लिंक आपने बिठाया नहीं है और आप फिर वहाँ गरबा करेंगे। समझ रहे हो आप? तो जे एक पेज, एक ऐसी कॉपी बनाइए जिसमें टॉपिक वाइज हो, जैसे समुदाय जो भी मिल रहे हैं एक पेज पे हो समुदाय, जो समाज, ब्रह्म समाज, परमहंस मंडली, संगठन मिल रहे हैं वह सब संस्थाएं एक पेज पे हों आपकी, क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछ दिया जाता है, सही सुमेलित करने के लिए पूछ बोल दिया जाता है, तो एक पास होंगी तभी आप कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में लोगों की जरूरत थी। अछूत माने जाने वाले आहार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। ठीक है, एक सैनिक स्कूल में वह पढ़ाते थे। कौन? BR अम्बेडकर जी के पिताजी। कक्षा में जगह नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में, आप बताओ 1829 में क्यों फेमस है? अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाजत दे दी गई, ताकि कमरे को दूषित ना कर सके जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। गुजरात के दुबला समुदाय के लोग, देखो एक और आ गया, दुबला समुदाय बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। तो दुबला समुदाय, अगरिया समुदाय, मदिगा समुदाय, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे, उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में शतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास जी ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। सतनामी आंदोलन से ही RO जो अभी हुआ है एग्जाम 2025 में, 2023 वाला री एग्जाम, वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। यानी ये सब काम कहाँ हो रहा था? केरल में। वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु, 2025 UPSC क्वेश्चन राजा राम मोहन राय जी पर भी आया था और नारायण गुरु जी पर भी आया था, ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता को एक ही जाति है, यानी उनका जो कथन था वह याद रखना है, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानि, यानी अर्थ इसका हिंदी में होता है मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ही ईश्वर है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे, उनके बीच ही काम करते थे। उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। ठीक है, गुलामगिरी, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक गुलामगिरी किसकी है? तो ज्योतिराव फूले जी की है। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। अब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो पराजित जनता को निम्न नीच जाति वाला मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है।
फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे, मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों और अतिशूद्रों को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने, कौन सा संगठन? सत्यशोधक समाज, समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। 1873 में गुलामगिरी यानी गुलामी, इसका अर्थ होता है, नामक एक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। इसे समर्पित की थी अमेरिकियों को। स्टेटमेंट बना देगा, आप कहोगे गलत होगा, यहाँ के लोग अमेरिकियों को क्यों समर्पित करेंगे? तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन सकता है। मुझे अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनाने को दें, पीवाईक्यू खत्म होने के बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी, ठीक है, वहाँ आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर जो एग्जाम में कहते हो ना कि वहाँ से क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी तो पढ़ी थी, वो आप पहले ही करके जाओगे। वहाँ आपको पहले से पता हो कि यार ये तो मैं करके आया हूँ, पूछ लो एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन। एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, जितनी भी बुक है सबसे क्वेश्चन बनेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेस्ट सीरीज लगाइए मज़े से पीवाईक्यू के खत्म होने के बाद। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। मतलब जैसे वहाँ की दशा है वैसे यहाँ की दशा इन्होंने ऐसे समझा दिया। जैसा कि हम उदाहरण से पता चलता है, फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना की सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों की अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिमी भारत में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, दक्षिण में ई.वी. रामास्वामी नाइकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। शायद मैंने पहले क्वेश्चन 2025 में जो आया वो नारायण गुरु पर कह दिया था, उन पर नहीं आया था, ई.वी. रामास्वामी नाइकर जी पर आया था। मुझे भी याद आ गया, दिमाग में चलती रहती चीज़ें। तो अभी मैंने ऊपर जो बताया था वह क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। ये वाला नारायण गुरु जी पर नहीं आया था क्वेश्चन, इन पे पहले आया था, ठीक। उन पर भी चुका है क्वेश्चन। जो 2025 में आया वह राजा राम मोहन राय जी पर आया था और दूसरा ई.वी. रामास्वामी नाइकर जी पर आया था, ठीक है। 1927 में अम्बेडकर जी ने कहा भी था, अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांतों, समानता, जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। मदुरई मंदिर का प्रवेश द्वार है, आप देख सकते हैं। मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था, ऐसा कहा जाता है। मंदिरों में कौन जा सकता था? तो अम्बेडकर एक महान परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था, याद रखिएगा, ठीक है। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए, दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। पूरे देश को दिखाना चाहते थे जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। पूना पैक्ट कब हुआ था और किनके बीच हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि पढ़ चुके होंगे आप। गैर ब्राह्मण आंदोलन, तो ई.वी. रामास्वामी नायकर, इन्हीं पे 2025 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पेरियार भी इन्हें कहते थे। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह
उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन, प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती थी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े। जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने। ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के भी सदस्य बने थे। परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किए गए हैं, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था, अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। यही क्वेश्चन 2025 में आया था। बस वहां पर स्वाभिमान आंदोलन नहीं लिखा था, वहां पर लिखा था सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, क्या वर्ड यूज हुआ था? आत्म सम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया, कॉपी पेस्ट सीधे, कि निम्नलिखित में से किन्होंने आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन शुरू किया? तो स्वाभिमान आंदोलन बोलो, आत्मसम्मान बोलो और सेल्फ रिस्पेक्ट बोलो, बात एक ही है। तो यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृत के असली वाहक अछूत ही हैं जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता, रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया गया। लेकिन कुछ लोग तभी कहते हैं कि अगर ऐसा था तो निम्न जातियां जो कही जाती थी वहां महिलाओं की स्थिति कैसी थी? कुछ लोग ऐसे भी जब तर्क होते हैं तो लोग अपनी बात रखते हैं। ठीक है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मनु संहिता पढ़े बिना लोग उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। मनु संहिता जो भी है, मनु क्या है, मनु संहिता ही है शायद, तो उसको पढ़िए फिर प्रश्न चिन्ह उठाइए। जो दूसरे तरफ के लोग हैं वह ऐसा भी कहते पाए जा सकते हैं आपको। ठीक है, तो कुछ लोग कुछ अलग कहते हैं, कुछ के विचार कुछ और हैं। ठीक है, उनका कहना था ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता, महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आईं। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन, आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं, भारत धर्म महामंडल, बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों को सख्ती से विरोध कर दिया। आज भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, मसीहा मानते हैं, लेकिन आज के जो लोग हैं ना वह ज़्यादातर अपने आप को नेता बनने के लिए, अपने आप को संसद में पहुंचाने के लिए ज़्यादा प्रयासरत रहते हैं, ना कि इस वजह से कि निम्न जातियों का उद्धार हो। ठीक है, कुछ हैं एक दो। ठीक है, तो आप भी देख रहे होंगे कि वह अपने आप को उस समुदाय का नेता कहते हैं, लेकिन उस समुदाय पर जब आफत आती है तो वह कहीं खड़े नहीं मिलते। वह खड़े तब मिलते हैं जब उनकी नेता नगरी चमकने वाली होती है। कई ऐसे इंसिडेंट हुए जब आपको बोलना चाहिए था लेकिन आप नहीं बोले, क्यों? उससे आपकी राजनीति में कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आजकल के नेताओं को चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे किसी भी जाति धर्म से हों, सबको अपनी राजनीति से मतलब है। कैसे हमारी राजनीति अच्छे से चल सकती है, कैसे मैं और बड़ा बन सकता हूँ, बस ये देखा जाता है। ठीक है, इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच ना आए। साबित करना चाहते थे इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे
और ये आज भी जारी हैं, आप भी जानते हैं, आज भी जारी हैं, आज भी मार सब लगे पड़े हैं। रामायण जलाई जाती है, भगवद गीता की जलाई जाती है, इसलिए नहीं कि वह खराब है, इसलिए क्योंकि उसको जलाने से इन कुछ लोगों की राजनीति चमक जाएगी। सबको ये नहीं पता है कि उन्हें अंदर से पता है कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, लेकिन चंद चीज़ों के लिए आज आप यूट्यूब पर भी देखेंगे, कोई भी आता है कुछ भी बक के चला जाता है, उसे पता है मैं गलत बोल रहा हूँ, फिर भी बोलता है। क्यों? क्योंकि हाईलाइट होगा। कोई भी गलत बोले, अगर आप उसको देख रहे हो ना सर्च करके, तो आप उसको फ़ायदा पहुँचा रहे हो। आप देखो ही मत, बाइकआउट कर दो उसे, रिपोर्ट करो वीडियोज पे जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आप उन्हें उनकी गलत बात भी सुनने जाएंगे ना, फलाने ने क्या कहा देखें, 4 गालियां देकर आता हूँ, अगर आपने गालियां उन्हें दी ना, तब भी उनका प्रमोट ही हो रहा है चैनल, क्योंकि आप वहाँ जा रहे हो, उनके व्यूज बढ़ रहे हैं, उनके लाइक कमेंट बढ़ रहे हैं। जिनका लाइक कमेंट बढ़ता है उसको यूट्यूब बढ़ाता है। तो कोई भी ऐसा काम करे तो आप उसको अनसब्सक्राइब कर दो। ऐसे कई लोग हैं जो बहुत वाहियात चीज़ें बोलते हैं, उनके लाखों में सब्सक्राइबर है भाई, इंस्टा पे लाखों फॉलोवर्स है। कौन मूर्ख लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं? आपको पता है ये वाहियात इंसान है, आप क्यों फॉलो करते हो? लेकिन वाहियात इंसान है फिर भी हम फॉलो करेंगे। एक तरफ पोस्ट भी डालेंगे, देखो ये कैसी कैसी बातें कर रहा है, दूसरी तरफ उसको फॉलो भी करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता भाई, क्या चाहते क्या हो। अब आते हैं, कुछ नाम है, कुछ चीज़ें हैं, आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से हमेशा आते रहे हैं और आते रहेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो। सुधारों के लिए कुछ और नाम है। पहला है केशव चंद्र जी का, जिन्होंने केशव चंद्र सेन जी का, जिन्होंने ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। ब्रह्म समाज कौन सी? जो राजा राम मोहन राय जी की थी। तो इसकी स्थापना 1830 में हुई थी। फिर आप बताओ परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी? फिर आप बताओ आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस से 10 साल पहले, यानी 1875 में। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा बलि के विरुद्ध थी। कौन सी? ब्रह्म समाज। इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। सीधे स्टेटमेंट दो आएंगे। पहला, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। आप हो गई यस। दूसरा स्टेटमेंट होगा, इसके अनुयायी उपनिषदों में भी विश्वास नहीं रखते थे। यह स्टेटमेंट होगा, इसके अनुयायी वेद, उपनिषद, अरण्यक में विश्वास नहीं रखते थे। आप हो गई यस। जबकि यहाँ लिखा है उपनिषदों में विश्वास रखते थे, तो ब्रह्म समाज के लोग उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदू और ईसाई धर्म के विचारों को आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। अगला नाम आता है डेरोजियो या हेनरी डेरोजियो। तो इन्होंने 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, कहीं कहीं विवियन डेरोजियो मिलता है, कहीं कहीं हेनरी डेरोजियो मिलता है। इन्होंने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया, उन्हें तमाम तरह के सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। मैं बार बार ये नहीं बोल रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हाईलाइट कर देता हूँ और मैं पहले ही बोल चुका, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वह इम्पोर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद जी, कौन नहीं जानता। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र दत्त था। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 के इंसिडेंट सबको पता होना चाहिए। अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्होंने ऐसी बातें बोली कि सुनकर सब गदगद हो गए। उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय में के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन,
वेद दर्शन नहीं, वेदांत दर्शन। ध्यान रखिएगा, ये किसी को याद नहीं रहता है। शिकागो 1893 सब याद रखते हैं, जहाँ याद नहीं होगा यूपीएससी वहीं से पूछेगा, विवाद जानता है। तो विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। किसका? वेदांत दर्शन। वेदांत मतलब वेद प्लस अंत से बना है। उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था, अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण था। ये लाइन याद रखिएगा, संकीर्ण नहीं था। राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएं। एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए महान शक्ति का स्रोत बन गए। तो इन्होंने अपनी बातें कहीं, राष्ट्रवाद को बहुत संकीर्ण उसमें नहीं लेते थे। अगला नाम आता है प्रार्थना समाज। 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज, यानी ये आर्य समाज से पहले स्थापित हो गई थी। आर्य समाज 1875 में, प्रार्थना समाज 1867 में और वेद समाज 1864 में। आप कहोगे क्यों बता रहे हो? क्योंकि चारों दे देगा, कहेगा क्रोनोलॉजी में लगाओ। ठीक है। जातीय जो प्रार्थना समाज है वह जातीय बंधनों को खत्म करने, बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया गया। उस प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध, ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किए जाते थे। कौन कौन? हिंदू, बौद्ध, ईसाई। वेद समाज देख लेते हैं, मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। ठीक है। रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों अनुष्ठानों की सख्त निंदा करते थे। अब आता है अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता। पहले इसका नाम क्या था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। यानी सर सैयद अहमद खान ने जो कॉलेज स्थापित किया था उसका नाम था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा। ये पहले ठीक थे, बाद को थोड़ा सा अंग्रेजों के साथ हो लिए थे, ऐसा कई लोग कहते हैं। सिंह सभा सदन। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई। 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन हुआ। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव, ऐसे आचरण जिसे गैर सिख समझते थे, से मुक्त कराने का प्रयास किया गया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। खालसा कॉलेज आप अमृतसर में देख सकते हैं, 1892 में सिख सभा आंदोलनों के द्वारा स्थापित किया गया था, नेताओं के द्वारा। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है। आप कमेंट करते रहा करिए, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बाकी अन्यत्र कहाँ क्या चल रहा था तो आप देखेंगे, जो गुलामगिरी लिखी गई थी वह जिसके लिए लिखी गई थी वह यहाँ पर दी गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अमेरिका की बात है। बाकी आप ये सब करते ही होंगे, लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा, मैं बीच में बोल पाता नहीं हूँ। ठीक है। तो इसको पढ़िएगा। कल हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, आज शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी हर वर्ष लगभग आता है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत कुछ चलता है, आप थोड़ा सा टेलीग्राम लिंक या विजिट करते रहा करिए, बहुत कुछ आपके मतलब का मिलता है। बाकी आपकी जान पहचान में कोई हो शेयर कर दिया करिए। थैंक यू। जय भारत।